महिलाओं से पंगा लेना जो है वो सही नहीं है, कि महिलाओं को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। महिला आरक्षण बिल है, इसके हम्माम में सभी दल नंगे हैं। ओबीसी महिलाओं का कोटा भी क्लियर करके बताया जाए कि उनको कितना % है। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करती है वो अपने फायदे के हिसाब से करती है। यू टर्न सरकार है, हर चीज में यू टर्न लेती है पहले, लेकिन आप देखिएगा ये बिल पास नहीं होगा। मिलिटेंट्स टाइम्स में खुशामदीद। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज केंद्र सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने काफी विरोध भी किया, सवाल उठाए। सरकार का मुख्य रूप से फोकस है कि किसी तरीके से जो लोकसभा में सीटें हैं उसको बढ़ाया जाए, 850 तक किया जाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार का यह भी कहना है कि महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ाना है, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। और हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वकील एडवोकेट नजमा फातिमा मौजूद हैं, एक महिला भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले मिलिटेंट्स टाइम्स में खुशामदीद। इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगी जो सरकार की तरफ से काफी लंबे वक्त बाद लाया गया है? इस बिल का जो इतिहास है वो 30 साल पुराना है, ये पहली बार नहीं आ रहा है। ये 91, 96 और 2003 कई बार पेश होता रहा, धक्का मुक्की होती रही। सरकार में कोई और था, विपक्ष में कोई और था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब आया, एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तब कोशिशें हुई। मनमोहन सरकार में 2010 में आया और राज्यसभा से इसको पास किया गया और लोकसभा से ये फेल हो गया। तो इस महिला आरक्षण बिल के हम्माम में सारे ही दल नंगे हैं, क्योंकि कभी किसी की सरकार थी कोई विपक्ष में था, जब कोई किसी की सरकार थी कोई विपक्ष में था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कांग्रेस विपक्ष में थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बीजेपी और तमाम दल विपक्ष में थे। तो सारे ही दल इसके विरोध में रह चुके हैं। अब क्योंकि उनको समझ में आ गया है रिजल्ट देखकर, तमाम चीजें देखकर, कि महिलाओं से पंगा लेना जो है वो सही नहीं है, तो वो अंदर खाने विरोध करें या न करें, खुलकर सामने अब नहीं आ सकते। तो सब इसका पक्ष ले रहे हैं। और यही मोदी सरकार 2023 में इस बिल को ला चुकी है, 30 महीने के बाद ही ये दोबारा से ला रही है। उस वक्त किंतु परंतु तमाम चीजें करके इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए लाए थे। लेकिन जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ और तमाम चीजें हुई, इससे इन्हें अंदाजा हो गया कि महिलाओं को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, इसलिए ये इस बार ला रहे हैं। लेकिन इनकी मंशा पर अभी भी सवाल है कि इनकी मंशा इसको पास कराने की है या जो कुछ भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इनको प्रभावित करने की है। अच्छा, पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिला, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन जो विपक्ष है इस वक्त टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि भारत में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। विपक्ष का आरोप है कि पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, ऐसे वक्त में ये बिल लाना कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को लुभाने जैसा है। तो इस आरोप को आप कैसे देख रही हैं? देखो, विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो मैंने अभी आपको पीछे बोला है, फिर से बोल रही हूँ कि ये जो महिला आरक्षण बिल है इसके हम्माम में सभी दल नंगे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह लाए थे तब ये लोग विपक्ष में थे, और अभी 30 में, थोड़े दिन पहले 23 में मोदी जी खुद लेके आए थे, तो इनकी पास कराने की मंशा नहीं थी, ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन क्योंकि इनको लग रहा है महिलाएं प्रभावित कर रही हैं इलेक्शन को, तो ये इसको फिर से लेके आए हैं। लेकिन अभी भी इनकी मंशा सही नहीं है, क्योंकि मंशा इनकी सही नहीं है जी। उसकी वजह ये है कि इन्होंने वो तो कराया नहीं, जनगणना तो कराई नहीं, जाओ को पता ही नहीं है कि कितनी महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर आप इस बिल को पास कैसे करेंगे? 2011 में आज इतने साल हो गए कि कितनी जनसंख्या में फर्क आ गया, कैसे पता चलेगा सामाजिक? संसद में आज अखिलेश यादव ने यही सवाल उठाया, उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि हम पहले चाहते हैं कि जनगणना हो जाए, महिला आरक्षण का हम विरोध नहीं करते, हम समर्थन करते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने ये उठाया कि क्या जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान होगा, क्या वो आधी आबादी का हिस्सा नहीं है? तो इसको कैसे देख रही हैं? पहली बात, जब आप आधी आबादी कह रहे हैं तो 33 रिजर्वेशन क्यों? 33% आप 50% रिजर्वेशन दीजिए। SC/ST की तो ये थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन OBC को बिल्कुल गायब कर दिया है। तो मैं तो कहूंगी मंडल कमीशन की इनकी जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। OBC महिलाओं का कोटा भी क्लियर करके बताया जाए कि उनको कितना % है। और अगले ही साल जनगणना पूरी हो जाने वाली है, तो अगले साल का इंतजार कर लो। अभी हड़बड़ी में क्यों लेकर आ गए हो? क्या ऐसी आफत आ गई कि लेकर आ गए हो? अभी 30 महीने पहले 2023 में तो यही सरकार लेकर आई थी, दोबारा से आप क्यों लेकर आ गए हैं? मंशा पे तो कई सवाल है। भाई जनगणना पूरी कर लो, और इधर तुम सीट बढ़ाने में लगे हुए हो, इधर तुम इस तरह करने में लगे हुए हो, लेकिन तुम ये तो पता लगाओ कि महिलाएं
महिलाएं हैं कितनी, 50% कह रहे हो, 60% निकल आई तो क्या करोगे जी। बढ़ाओगे बाद में? अब 1 साल का इंतजार करो, अगले साल लेके आओ, जब जनगणना पूरी हो जाए मालूम पड़ जाएगा कितनी परसेंटेज किसकी है, महिलाएं कितनी है, कौन सी जाति, कौन से समुदाय कितना है, उस आधार पे दो। ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन को तुम इसके अंदर डालो जी। सत्ता को खत्म करो जी। दक्षिण भारत में इसका विरोध हो रहा है। दक्षिण भारत की कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने सवाल उठाया कि भाई जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो चीजें थी उसको दक्षिण भारत में अच्छे से लागू किया गया, वहां पर जनसंख्या कम बढ़ा है उत्तर भारत की तुलना में। तो उनका कहना है कि अगर सीटें बढ़ेंगी, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सीटों में बदलाव किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा उत्तर भारत में ज्यादा होगा, और उत्तर भारत में ज्यादा होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता पक्ष को इसका फायदा मिलेगा। तो इन आरोपों को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि देखिए पढ़े लिखे लोग हैं और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी ये किया जाता है, प्रचार किया जाता है, तो पढ़े लिखे लोगों पर असर ज्यादा होता है। तो जनसंख्या कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो जहाँ ज्यादा जनसंख्या है परिसीमन होगा तो जनसंख्या के आधार पे ही होता है ना, तो वहां पे सीटें बढ़ जाएंगी, जहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी। इसी तरह की चीजें हैं, इसी तरह के मंडल कमीशन को इनको लगाना चाहिए कि जो आरक्षण है वो जो कौन सा समुदाय कितना उस आधार पे हो, एक बात है। और 50% की बात कर रहे हो तो 50% दो, 33% पे ही क्यों अटके हो? 30 साल से उसी पे अटके रहोगे क्या? 30 साल से ये बिल चल रहा है और यहाँ पहुंच गया, 30 महीने पहले भी आया था और अभी भी तुम 33% कर रहे हो, अब तुम 50% की बात करो। सवाल तो यही है ना, सवाल ये है, दक्षिण भारत से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कई लीडरों ने सवाल उठाया कि भाई हमने जनसंख्या को अच्छे से नियंत्रण किया तो हमें इसके इनाम मिलने चाहिए, हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन अब जो कि ये बिल लाया गया है इसकी वजह से हमें नुकसान होगा। दक्षिण भारत में सीटें जो हैं वो कम होंगी पहले की तुलना में, और उत्तर भारत में इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो मिलने वाला है। और क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का असर ज्यादा है, वहां पर उत्तर भारत में बीजेपी ज्यादा जीतती है चुनाव में, तो इस लिहाज से उनको फायदा होगा। तो इन तमाम आरोपों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करती है वो अपने फायदे के हिसाब से करती है। ये बिल 30 महीने पहले लाए थे तो इनको ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब थोड़ा सा और इन्होंने रिसर्च किया होगा, क्योंकि भाई अनपढ़ लोगों की सरकार है तो धीरे धीरे समझते हैं इस बात को। तो इनको ये समझ में आया कि हम दक्षिण में जीत ही नहीं पा रहे, परेशानी में पड़े हुए, तो कुछ ऐसा करो कि सीटें ऐसी बढ़ें कि अपने को फायदा हो जाए। तो उसी हिसाब से ये बिल लेकर आए, वरना तो 30 महीने पहले क्यों नहीं पास करा सके थे? तुम्हारी तो सरकार तब भी फुल मेजोरिटी की थी, तब तुमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, तुमने उसको पास नहीं किया, तुम्हारी को पास करने की मंशा नहीं थी। और मैं तो कहती हूँ अभी भी इनकी पास करने की मंशा नहीं है, केवल क्योंकि चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए लेकर आ गए, वरना जनगणना का तुम इंतजार करते। अगले साल ही तो जनगणना पूरी हो रही है, जब जनगणना पूरी हो जाती पता चल जाता कितनी महिलाएं हैं, कितनी, अगर 60% महिलाएं निकल आई तो 33% तब भी दोगे। 30 साल पहले 33% की बात हो रही थी, अब क्यों हो रही है? अब तो 50%, तुम खुद कह रहे हो आधी आबादी, तो आधी आबादी को 50% हक होता है ना, आधी आबादी का उतना हक तुम दो। जी बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जब ये बिल आया था तो इसकी टाइमिंग रखी गई थी कि 2034 तक ये पूरा होगा, इतनी जल्दबाजी में करना आसान नहीं है, और अब सरकार का कहना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इसको किसी तरीके से पूरा करना है, ठीक वैसा ही जैसे हमने SIR के मामले में देखा कि जल्दबाजी में की गई। तो इसको कैसे देख रही हैं आप? तो ये यू टर्न सरकार है और जल्दबाज सरकार है, ये हर जो भी फैसला लाती है फिर इन्हें यू टर्न लेना पड़ता है। ये 2000 के नोट लेके आए जल्दी जल्दी में, बाद में उसको बंद करना पड़ गया। इसके अलावा भी जितने भी फैसले, वैक्सीन लेके आए थे इसमें कोरोना में, उसमें भी गड़बड़ निकल गई, बाद में फोटो हटी और तमाम चीजें हुई। तो ये यू टर्न सरकार है, हर चीज में यू टर्न लेती है। पहले रिसर्च करो, फिर उसके किसी कंक्लूजन पे पहुंचो, फिर ठीक ठोस कदम उठाओ। ये नीति निर्माण का उनका काम ही नहीं भाई। एक ही साल तो है, 29 से पहले तो तभी भी हो जाएगा, तो एक साल बाद जनगणना पूरी हो जाने तो, कंप्लीट डेटा आ जाने तो, जाति का और महिला पुरुष का सबका डेटा आ जाने तो उसके आधार पे करो। और हम तो कहते हैं महिला आरक्षण के साथ साथ किन्नर लोग का भी तुम कुछ आरक्षण, तो उन लोग की भी तो इस देश के अंदर में भागीदारी है भाई। वो भी तो कुछ एक पॉपुलेशन हम करें 2%, 3% दो, लेकिन किन्नर लोग को भी तुम दो, महिला के साथ साथ किन्नर लोग का भी इसमें प्रावधान डालो। अच्छा, आगे हम इस बात को बढ़ाएं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये बिल आ रहा है, क्या लगता है इसके जरिए सत्ता पक्ष को फायदा होने वाला है, या फिर ये
ऐसा बिल है जिसको पहले से ही आ जाना चाहिए था, चाहे सरकार किसी की भी हो? देखिए, मैंने बोला ना, ये 30 साल पुराना बिल है। 91, 96, एच डी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन, तो सम्मान में सारे ही नंगे हैं। सबकी सरकारों में ये बिल आ चुका है, हर कोई विपक्ष में रह चुका है, हर कोई इसका विरोध कर चुका है, लेकिन चूंकि अब इनको समझ में आ गया है महिलाओं के साथ पंगा लेना इन लोग के लिए भारी पड़ेगा, इसलिए ये खाना पूर्ति करने के लिए लाए हैं। अभी भी ये भागीदारी महिलाओं को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 15% के आसपास पार्लियामेंट में भागीदारी है अभी महिलाओं की। इतना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और तमाम आदि आबादी कहने के बाद भी तो 15% के आसपास है, और उसके बाद में ये विधानसभाओं से कैसे कैसे पास होगा, अभी तो जहां और भी है जी। इससे आगे देखने के लिए ये सिर्फ कहने भर की बात है, और ऊपर से ओबीसी महिलाओं को आप काटे दे रहे हैं बिल्कुल ही। क्या ओबीसी महिलाएं नहीं है? अभी जो चुनाव है इसकी जरिए कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी की जा रही है। असल में इसको कब लागू होगा इसका कोई मतलब टाइम फिक्स नहीं है। ये बोल तो रहे 29 में हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। इसके डेटा कैसे आएंगे, ओबीसी का क्या होगा, एससी एसटी के लिए परफेक्टली तुम क्या दे रहे हो, कुछ भी क्लियर नहीं है। सिर्फ जल्दबाजी में ये बिल लाया जा रहा है परिसीमन के साथ में, ताकि महिलाओं को दिखाया जा सके कि हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा ये बिल पास नहीं होगा। ये इसी तरीके से दोनों मिली भगत करके इस बिल को ठंडे बस्ते में 30 साल से पड़ा हुआ है फिर से डलवा देंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर ये बिल पास हो जाता है, लागू हो जाता है, तो क्या लगता है आपको कि समाज में और खास तौर पर देश के प्रमुख क्षेत्रों में जो महिलाओं की भागीदारी है नीति निर्माण में, क्या उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, इससे फायदा होगा? देखिए, मैं तो इसका स्वागत ही करूंगी एक महिला होने के नाते, कि अगर पास हो गया, 30 साल से खिंच रहा है, चलो एक बार पास हो गया तो बाद में संशोधन हो सकते हैं, तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा। अगर मोदी सरकार इसको पास करके ले जाती है तो ये स्वागत योग्य ही कदम है, सही कदम है, क्योंकि 30 साल से दोनों पक्ष एक दूसरे में गेंद फेंके जा रहे हैं और महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है, पक्ष आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अगर ये पास हो जाता है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी, कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़ जाएंगे, बाद में संशोधन तो हो ही सकता है। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि हमारे समाज में अक्सर देखा गया है कि पुरुष प्रधान देश रहा है, हमेशा जो पुरुष है वो नीति निर्माण में ज्यादा आगे रहते हैं। पंचायती लेवल पे हमने देखा है कि महिलाएं भले चुनाव में आगे होती हैं, लेकिन पीछे से जो फैसले लेते हैं वो पुरुष ही लेते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो बिल आया है इसके बाद से महिलाओं के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को, ताकि सुनिश्चित हो कि महिलाएं ही भागीदारी है, महिलाएं ही कहीं ना कहीं फैसला लेने में सक्षम है, उनको पीछे से कह सकते हैं कि इशारा नहीं किया जा रहा है या पीछे से उनको समझाया नहीं जा रहा है? ये पितृ सत्ता का हमारा देश है, आदमियों को आगे किया जाता है। अगर किसी की 4 बच्चे होते हैं, उनमें 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तो वो सोचेगा लड़का कॉन्वेंट में बढ़िया जगह पढ़ ले, बच्चियां मेरी सरकारी में पढ़ लेंगी। तो महिलाओं के साथ अत्याचार तो समाज में होता रहता है, और घर वाले ही करते हैं, बाहर वाले नहीं करते हैं इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिल पास हो जाता है, तो मैं तो ये कहूंगी कि वो जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट है, क्या बोलते हैं, प्रधान पति, चेयरमैन पति, उस कॉन्सेप्ट को खत्म करके जो महिला नेत्रियां हैं, जो महिलाएं राजनीति में योगदान दे रही है, उनको ही टिकट दिया जाए। कोई पति न बने कि प्रधान पति, एमएलए पति, एमपी पति, नहीं, वो खुद अपनी पहचान से जीते और उसी का टिकट मिले। इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जी। अच्छा, महिलाएं अगर राजनीति में आती हैं, उनको बढ़ावा मिलता है आरक्षण पास होने के बाद, ये बिल पास होने के बाद, क्या लगता है आपको कि समाज में जो मामले बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो हरासमेंट का हो, दुष्कर्म का हो या और भी चीजें हैं, उसमें कमी देखने को मिलेगी? उसमें कह सकते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें सुधार देखने को मिलेगी? हाँ, जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब महिलाएं हर क्षेत्र की आगे आएंगी, इसके अंदर चुनकर आएंगी, तो वो बारीकी से जानती है कि महिला को कहाँ कहाँ कैसे कैसे परेशानी झेलनी पड़ती है। तो वो अपने समुदाय यानी कि अपने महिला समुदाय की बात को सही से ध्यान रखेंगी पटल पर, और उन परेशानियों को, क्योंकि वो झेल कर वहां तक आई हैं, तो वो कोशिश करेंगी कि आने वाली पीढ़ियों को नहीं झेलना पड़े, आने वाली बच्चियों को नहीं झेलना पड़े। वो जरूर उसके लिए आवाज उठाएंगी और कदम उठाएंगी। अच्छा, मेरा सवाल ये रहेगा कि आप क्योंकि पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करती हैं, तो आपके क्षेत्र में जो लोग हैं और खास तौर पर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, क्या उनके लिए भी राजनीति में आने का एक सुनहरा वक्त है, ये अवसर है, उनको फायदा मिलेगा इस चीज का? देखिए, जब आप किसी चीज को परिवर्तित करना चाहते हो, सत्ता में या समाज में परिवर्तन लाना चाहते हो, तो आपको उसका हिस्सा बनना पड़ता है। और हमारी एजुकेशन का फैसला, हमारे शादी ब्याह का फैसला, हमारे हर फैसले कहाँ होते हैं? संसद में होते हैं, विधानसभा में होते हैं, जहाँ
हमारे बारे में फैसले लिए जा रहे हैं, जब हम वहां खड़े होंगे तो अपने हक की बात कह सकेंगे। तो महिलाओं का वहां चुन के जाना जरूरी है, ताकि अपने पक्ष की, महिला पक्ष की बातें उन्हीं की सोच से, उन्हीं के तरीके से वहां रखी जाए, मनवाई जाए और उन्हें पास करा के लाया जाए अपने फेवर की चीजों को, और बच्चों के अंदर जागृति फैले अपने अधिकारों के लिए, और वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए, यही हम चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये बिल लाया गया है, विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि इसमें भी ओबीसी हो, एससी एसटी हो, या फिर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि भाई मुसलमान जो महिला हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको भी इसमें आरक्षण देना चाहिए, यानी कोटे में कोटा का। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं तो मांग करती हूँ कि मंडल कमीशन की ओबीसी की रिपोर्ट डाली जाए, तो मुस्लिम महिलाओं का भी हक मिले। मुस्लिम महिलाओं को पर्टिकुलरली, ऐसे तो ये लोग डायरेक्टली रिलीजन के आधार पे बोल देते हैं कि रिलीजन के आधार पे आरक्षण नहीं, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है हमारे यहाँ भी, पसमानदा समाज है, उन लोगों की महिलाओं को तो आगे लाओ। अगर इतना ही है तो उनको तो लेके आओ, पढ़ी लिखी महिलाओं को तो लेके आओ जो उस तरीके के हैं, तो इस तरफ जरूर कदम उड़ाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। जी, तो ये थी नजमा फातिमा, जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, वकील हैं। इनसे बातचीत की हमने महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो सरकार ने आज संसद में पेश किया। इस पर बहस चल रही है, जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि इससे सीटों में बढ़ोतरी होगी, महिलाओं की भागीदारी समाज में बढ़ेगी, नीति निर्माण में बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए हैं। इनसे बातचीत की, आपने सुना। इस पेशकश को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।